सियासत दोनों में इस समय तूफान उठ खड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि इस समय ओडिशा में दाना साइक्लोन के मद्देनजर युद्ध स्तर की तैयारियां कर ली गई हैं ताकि तूफान आए और बिना किसी जान माल के नुकसान के गुजर जाए। इसी तरह देश में महाराष्ट्र और झारखंड और कई राज्यों में हो रहे उपचुनाव को लेकर भी सियासी तूफान मचा हुआ है और उसमें खुद को नुकसान से बचाने के लिए पुरजोर तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। कल प्रियंका गांधी ने आपने देखा कि वायनाड से नामांकन दाखिल किया। उसके बाद से बीजेपी परेशान है कि आखिर गांधी परिवार की सियासी ताकत को अब कैसे रोकेगी बीजेपी। इसलिए बीजेपी परेशान है। इसलिए कहीं परिवारवाद का नाम ले रही है बीजेपी, तो कहीं भ्रष्टाचार, तो कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान के नाम पर कांग्रेस पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें बीजेपी खुद फंस रही है। उधर महाराष्ट्र में एनडीए में बढ़ती दरारों को भी बीजेपी संभाल नहीं पा रही है। कल शाम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे, जबकि एनडीए या महायुति का दावा तो यह था कि उनके बीच सब कुछ ठीक है और वो महाविकास अघाड़ी की कमजोरियों को दिखाने में लगे थे। मजे की बात यह है कि महाविकास अघाड़ी के बीच तो सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है और अब तो नामांकन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुनाव के बीच में दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, तो मतलब साफ है कि एनडीए में कहीं कोई झोल है। आज महायुति यानी एनडीए को एक और झटका लगा और तब लगा जब छगन भुजबल के भतीजे और एनसीपी अजित पवार की मुंबई इकाई के अध्यक्ष समीर भुजबल ने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही उन्होंने नांदगांव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भी दाखिल कर लिया। जबकि महायुति में सीट शेयरिंग में नांदगांव सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास है और शिंदे पहले से ही वहां मौजूदा विधायक सुहास कांडे को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। इसका मतलब है कि न केवल अजित पवार की एनसीपी बल्कि एनडीए में भी फूट पड़ गई है। सीट शेयरिंग की खींचतान मुंबई की अंधेरी ईस्ट पर भी देखी जा रही है, जिसमें शिंदे चाहते हैं कि पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी यहां से चुनाव लड़ें और बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है। एनडीए के लिए ये मुश्किल और एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी अजित पवार गुट को निर्देश दिया है कि वो घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर तो सकती है, लेकिन उसे चुनावी बैनर और पोस्टर में यह लिखना होगा कि यह विवाद का विषय है और कोर्ट में विचाराधीन है। जी हां, ये विवाद का विषय है और कोर्ट में विचाराधीन है। ये बात उनको हर बैनर पोस्टर में लिखना होगा घड़ी चुनाव चिन्ह के साथ। और इन सब के बीच इधर आज आदित्य ठाकरे ने अपना नामांकन दाखिल किया है। जरा इस वक्त जब नामांकन दाखिल कर रहे थे आदित्य ठाकरे, तो उन्होंने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है सुन लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड और देश की राजनीति पर भी निगाहें टिकी हुई हैं, उससे भी बहुत कुछ है। पहले लेकिन महाराष्ट्र में क्या चल रहा है उसको सुनिए। पर्चा जो है दाखिल किया, जनता के आशीर्वाद से और पूरी पार्टी के प्रेम से आज मैंने मेरी उम्मीदवारी का जो अर्ज होता है वो भर दिया है और यही उम्मीद है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जीतेगी। शक्ती प्रदर्शन नाही, प्रेमाचं प्रदर्शन होतं। आपण पाहताय जनताचं प्रेम आणि आशीर्वाद हे दिसत होतं आपल्याला आणि असंच प्रेम आणि आशीर्वाद महाराष्ट्रभरात। तो आप सुन रहे थे आदित्य ठाकरे को। नामांकन दाखिल करने के बाद आदित्य ठाकरे ने अपनी बात यहां रखी। तो महाराष्ट्र का हाल बता रहा है दोस्तों कि बीजेपी को फिर से सत्ता में आने के लिए अभी काफी मशक्कत और जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी और उसमें भी कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी कहा नहीं जा सकता। इसी तरह आप आइए जरा उत्तर प्रदेश, यूपी में भी बीजेपी को उम्मीद थी कि वो उपचुनाव में अपनी खोई हुई साख वापस पा लेगी और इसके साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दरार पैदा करने की भी उसकी कोशिश थी। लेकिन इंडिया गठबंधन ने यहां खेल कर दिया। अब सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी की 9 सीटें यहां उपचुनाव में हैं। 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर इंडिया के उम्मीदवार उतरेंगे। कांग्रेस भी इसके लिए राजी है क्योंकि उसका मकसद बीजेपी को हराना है। आज अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की तस्वीर के साथ ट्वीट करके बता दिया है कि उनका साथ बना रहेगा। ये ट्वीट है, देखिए इस ट्वीट में अखिलेश यादव लिख रहे हैं, हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाला साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। ये अखिलेश यादव ने इस तस्वीर के साथ आज
ट्वीट किया है कि हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बाबा साहेब और लोहिया के सपनों का देश बनाना है। ये बात यहां कह रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मसले पर अपनी बात रखी है। अजय राय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। जिम्मेदारी अखिलेश यादव लेंगे क्योंकि लोकसभा देखिए, ऐसा है कि हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन एकजुट है और हम इस प्रदेश के लिए, देश के लिए जो संदेश का काम है कि आपसी भाईचारा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भी जिस तरीके से बहराइच का आपने देखा कि इनके विधायक ने ही अपने कार्यकर्ताओं पर FIR कराया, तो पूरी तरीके सुनियोजित तरीके से दंगा कराना, झगड़े कराना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना, ये सरकार करे। इस सब चीज़ों को दूर करने के लिए निर्णय लिया गया कि मिलकर और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े। राहुल गांधी, खड़गे साहब, प्रियंका जी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? निश्चित तौर से, जैसा भी प्रभारी जी ने कहा कि हमारा BLA, हमारे प्रदेश के लोग, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो भी हमारे लोग हैं, हम लोग काम करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव क्या हरियाणा का बदला यूपी में लेना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ हरियाणा की बात नहीं, देश की बात है, राष्ट्र की बात है। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार अन्याय हो रहा है, जबरदस्ती लोगों का घर गिराया जा रहा है, इन सबों का जवाब है। जो आदमी वाराणसी में PM मोदी के खिलाफ हथकंडा नहीं डालते हैं, हथियार नहीं डालते हैं, वो आदमी इतनी आसानी से 9 सीटों पे कैसे मान नहीं, हथियार डालने की बात नहीं है, ये सबको साथ लेकर, सबको एकजुट होकर ये लड़ने की बात है। हमारे तो सुन रहे थे आप यहां अजय राय, जो कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं, यानी यूपी में इंडिया साथ है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इधर झारखंड को लेकर भी बीजेपी को घेरने का प्लान इंडिया गठबंधन ने बना लिया है। और अभी से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी इसी सिलसिले में मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, ऐसी खबर भी आ रही है। और जबकि आज हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों के नामांकन दाखिल हो गए हैं और उन्होंने बीजेपी को हराने के दावे भी किए हैं। ये देख लीजिए तस्वीर हेमंत सोरेन की। इस नामांकन दाखिल करने के बाद हेमंत सोरेन ने जो कुछ कहा है, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं। उधर कल्पना सोरेन भी आज उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर लिया। तो ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। इधर कल्पना सोरेन, उधर हेमंत सोरेन। आइए जरा सुनते हैं हेमंत सोरेन इसके बाद, नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है। प्रक्रिया को हम पर्चा भरने की जो प्रक्रिया है वो हमने आज अपना पूरा किया है। अब बरहेट विधानसभा ये पूरे राज्य के विधानसभा में अलग अलग चरण में चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों में इस राज्य में चुनाव हो रहे हैं और उसके तहत सभी प्रत्याशी भर रहे हैं। आज हमने फिर से अपना पर्चा भरा है और ये तो चुनावी प्रक्रिया है, ये तो पूरा करना ही है। दादा, असम के CM भी यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं और कहते हैं झारखंड के हिंदुओं को एक होना होगा और वो कहते हैं बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाएंगे। इस तरह की कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने, देखिए, मुख्यमंत्री जी अभी प्रवासी मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं। अभी लोगों को अब यार थोड़ा सा इसको नीचे रखो, तुम लोग की वजह से मेरा गला आज आग बैठ गया है थोड़ा सा। हमको बोलने में भी आसान है, हमको ऐसा बोलना पड़ता है यार। दादा, यहाँ का आदमी लोग पलायन हो रहा है बाहर। मेरा सवाल हो जाना है भैया, एक सवाल बोलने दीजिए। तो सुन रहे थे आप यहां साफ साफ सीधा सीधा अपनी बात रखते हुए हेमंत सोरेन बिना लाग लपेट के। दूसरी तरफ कल्पना सोरेन ने भी अपनी बात रखी। आज दोनों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां के लिए नामांकन दाखिल किया है। कल्पना सोरेन इस मसले पे क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुन लीजिए। नामांकन का समय है और आज हम लोग नामांकन किए हैं और गांडे से। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी, जो सेवा उन्होंने दी है, फिर मुझे मौका दीजिए और मैं उस सेवा में पूरी खरी उतरूंगी।
तो सुन रहे थे आप यहाँ कल्पना सोरेन को, और सेवा का मौका दीजिए, अपना काम ये कर रही हैं। और अब ऐसे भी ये विधायक हैं, आप जानते हैं उपचुनाव में जीत के आई थी और अब पूरी तरह से सियासत में ये लीन हो चुकी हैं, सियासतदां हो चुकी हैं कल्पना सोरेन। और एक नई खोज कह सकते हैं झारखंड के लिए। जब हेमंत सोरेन जेल में थे और ये मिलने गई थी हेमंत सोरेन से और ये आंसू इनके आंखों में थे, तो उसी वक्त हेमंत सोरेन ने कहा था कि ये आंसू जनता के बीच आप के निकले तो शायद जनता को भी समझ में आए कि परेशानी क्या है। उसके बाद से कल्पना सोरेन ने वापस नहीं देखा और अब राजनीति में मजी हुई खिलाड़ी की तरह ये नजर आती हैं। और इनके दो भाषणों को आप हमेशा से, आपने अगर सुना हो तो याद रख रहे होंगे। पहला भाषण दिल्ली में और दूसरा भाषण मुंबई में इंडिया गठबंधन के बैनर तले ये भाषण था जब हेमंत सोरेन जेल में थे। तो अब ये कहानी आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देगी, कल्पना सोरेन की कहानी, ये देखिए। और अब चुनावी मैदान में इधर हेमंत भी हैं, कल्पना सोरेन भी हैं, झारखंड की बात कर रहा हूं, लेकिन उधर महाराष्ट्र में तूफान मचा हुआ है दोस्तों। तूफान देश के दूसरे सिरे में, दूसरे छोर पे भी है और जिसकी चर्चा से ही आज के इस न्यूज पॉइंट की शुरुआत मैं कर चुका हूं। उड़ीसा के तट पर थोड़ी देर में, अब से कुछ देर में दाना साइक्लोन टकराने वाला है। लेकिन उससे पहले देश की सियासत में जो तूफान है उसमें महायुति यानी एनडीए में बगावत, और उस बगावत के बाद महाराष्ट्र में क्या गति होगी बीजेपी की, यह सब समझना जरूरी है। और उसके अलावा यह भी समझना जरूरी है कि आखिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कैसे बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया है, यह सब समझेंगे हम इस चर्चा में। आइए जरा आपको ले चलता हूं सीधे हमारे उन तमाम साथियों के बीच, पैनलिस्ट साथियों के बीच